हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्विक रिवीजन सारे बुक की ऑफ द पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। आप अपना सिलेबस भी साइड बाय साइड देख सकते हो और हर कंसेप्ट मैंने एक इस पीडीएफ में बनाया और मैं समझाऊंगी भी साइड बाय साइड। इससे सारे यूनिट में जितने जितने चैप्टर्स हैं, जितने भी सब टॉपिक्स हैं, सारे मैं लेके आई हूँ। इससे क्या होगा, आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी सारी बुक की एंड यू विल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। अगर लास्ट मिनट रिवीजन भी आप कर रहे हो तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी, जिससे आपके एग्जाम्स अच्छे हो जाएंगे। तो पहले यूनिट की बात करते हैं। पहले यूनिट में जो ए पार्ट है, ठीक है, पहले यूनिट का ए पार्ट, उसमें पहला टॉपिक क्या है, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है। आप सिलेबस भी साइड बाय साइड चेक कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है। तो यूनिट 1 ए पार्ट, ध्यान से वीडियो को सुनना और देखना, आपके सारे कंसेप्ट क्या है क्लियर हो जाएंगे आराम से। सो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट कि एजुकेशन क्या होता है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडुकेयर, जिसका मीन होता है टू नो। आपको नॉलेज होनी चाहिए किसी चीज़ की, ठीक है जी, उसको बोलते हैं एजुकेशन। ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो मैन को सेल्फलेस बनाता है, ठीक है जी। जो चीज़ें समझाने वाली है साइड बाय साइड मैं आपको टू द पॉइंट समझा दूंगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हो, तो आपको उससे पूरे कंसेप्ट की क्लैरिटी, क्योंकि वो मैंने एक एक टॉपिक का बनाया है वीडियो और इसमें मैं सारा एग्जाम्स के लिए आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है जी। तो उसके बाद एजुकेशन क्या है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, चाहे वो सोशल है, चाहे इमोशनल है, चाहे मॉरल है, इन सब की डेवलपमेंट में हेल्प करती है हमारी एजुकेशन। अब उसके नीचे जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, एजुकेशन हमारे लिए क्या काम करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है। तो उसके सारे प्रिंसिपल्स लिखेंगे हम क्या है। पहला, प्रिपेयर फॉर द चेंज, जो एजुकेशन है हमें चेंज के लिए प्रिपेयर करता है। जैसे डे टू डे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और अगर हम एजुकेटेड हैं वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, हमें हमारे इन्वायरमेंट की अवेयरनेस होती है और अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को इफ़ वी आर एजुकेटेड एंड विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। एक्विजिशन ऑफ द स्किल्स, अगर हमने स्किल्स एक्वायर करनी है तो उसके लिए भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है एजुकेशन का, ठीक है जी। इंक्रीज इन मोटिवेशन, एजुकेशन हमें क्या करती है, मोटिवेटेड फील करवाती है। अगर हमें पता होगा कि हमें ये स्किल्स आते हैं तो हम क्या है, मोटिवेट होंगे कि हाँ हमें ये कंसेप्ट आता है, राइट। न्यू नॉलेज इज बेस्ड ऑन द करंट नॉलेज, आपको इस टाइम क्या नॉलेज है और आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो कैसे आपको न्यू नॉलेज बनाने में काम करेगी। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपको प्रीवियस नॉलेज है आपको किसी चीज़ की तो आप उसको यूज़ करके अकोमोडेट कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें। देन इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट पे क्या इसका इफेक्ट होता है, बहुत सारे जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, वेंटिलेशन हो गई, लाइट हो गई रूम में, ठीक है जी। तो ये सारे फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं एजुकेशन को इफेक्ट करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग आप सबको पता है क्या होता है। इसमें जो टीचर होता है साइड बाय साइड बच्चों को ऑब्जर्व करता है, ठीक है जी। जैसे ही बच्चा कोई काम कर रहा है उनको ऑब्जर्व करता है कहाँ बच्चा अटक रहा है और उन गैप्स को फिल करने की जब टीचर कोशिश करता है, ये भी एक एजुकेशन का ही रोल है। मीनिंगफुल, एजुकेशन हमारी लर्निंग को क्या बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है। एंड देन लर्नर सेंटर्ड, एजुकेशन हमेशा क्या होती है, लर्नर सेंटर्ड होती है। तो ये दो टॉपिक्स तो आपके क्लियर हो गए होंगे, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अजम्पशंस ऑफ एजुकेशन। अजम्पशन मतलब हम क्या एज्यूम करते हैं, हम क्या लेकर चलते हैं एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन ऐसी होती है बट एक्चुअल में कई बार नहीं होती है, बट हम क्या एज्यूम करते हैं एजुकेशन को लेकर, वो ये पॉइंट्स हैं। पहले, कन्वर्सेशन शुड फोकस ऑन लर्निंग, हम कहते हैं कि बच्चा स्कूल में जाता है और जब भी कोई बात करेगा सिर्फ लर्निंग के ही बारे में बात होगी, कोई और फालतू बात नहीं करेगा। हम यही एज्यूम करके चलते हैं बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, राइट। एवरीवन कैन इम्प्रूव, हम सोचते हैं कि हर एक बच्चा इम्प्रूव कर सकता है, बट कहीं ना कहीं बच्चे पर भी डिपेंड करता है कि क्या वो इम्प्रूव करना चाहता है। सक्सेस लेट्स टू मोटिवेशन, ये भी हम ज्यूम करते हैं कि अगर बंदा सक्सेसफुल है तभी मोटिवेट हो सकता है, बट एक्चुअल में अगर कोई अनसक्सेसफुल बंदा भी है तो वो भी मोटिवेट हो सकता है। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ सक्सेस ही लेड टू मोटिवेशन,
राइट ये सब असम्पशंस है जो हम एज्यूम करते हैं एजुकेशन को लेकर। देन ऑल लर्नर्स आर सेम, हम कहते हैं हर बच्चा सेम है, बट जबकि इंडिविजुअल डिफरेंस भी होता है, हर बच्चा एक तरह का नहीं होता है। ठीक है जी, हर एक बच्चा की अपनी एबिलिटीज़ होती हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ऑल आर नॉट सेम। लर्नर्स आर कीन टू लर्न, बच्चा हमेशा तैयार रहता है पढ़ाई करने के लिए, ये भी गलत है बट हम अज्यूम करते हैं। द बेस्ट वे टू इम्प्रूव लर्निंग इज़ टू इम्प्रूव टीचिंग, कि अगर बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपको टीचिंग इम्प्रूव करनी चाहिए। जबकि सारा का सारा मतलब हम किसको बोल देते हैं कि टीचर पर डिपेंड करता है, बट कुछ ना कुछ बच्चे पे भी डिपेंड करता होता है। लर्निंग शुड बी बुक बेस्ड, कि जो लर्निंग है सिर्फ बुक बेस्ड होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि बच्चे को सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, बट इन एक्चुअल कंसेप्ट ज़रूरी इतना नहीं होता जितना आप बाहर की इन्वायरमेंट से अगर कनेक्ट करके सीखोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ठीक है, सिर्फ बुक्स पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। टीचर्स नोज एवरीथिंग, हम कहते हैं कि टीचर्स को सब पता है, और टीचर्स भी कई बार यही कहती है क्लास में जाके मुझे तो सब पता है, बट इन एक्चुअल डू टीचर्स नोज एवरीथिंग? नो, टीचर्स आर आल्सो द लर्नर्स, वो भी धीरे धीरे लर्न करते हैं, कहीं ना कहीं न्यू कंसेप्ट्स लर्न करते हैं। हम भी एज अ टीचर अगर ये कहें हमें सब पता है तो ये तो गलत बात है ना, बट हम एज्यूम करके चलते हैं कि एक टीचर है वो तो एल्डर है उसको सब पता होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये है असम्पशंस ऑफ एजुकेशन, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, मतलब एजुकेशन रिसर्च वर्क्स में काम आता है, ये भी हमें पता है। एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है? वो ब्रांच होती है नॉलेज की जो कॉलेजेस और हायर एजुकेशन में जी जाती है जब हम रिसर्च वर्क करते हैं, राइट। रिसर्च में बी इन द साइकोलॉजी, में बी इन द सोशियोलॉजी और में बी इन द मैथमेटिक्स। जब हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं उसको डिसिप्लिन बोला जाता है। एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन मीन्स कि आप किसी चीज़ को लेकर रिसर्च कर सकते हो, चाहे वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी रिसर्च, एजुकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी की गई रिसर्च को हम एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन बोलते हैं। तो कौन सी रिसर्च है? हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगर आपने हिस्ट्री जाननी है एजुकेशन की तो आपको पुरानी चीज़ों पर रिसर्च आउट करनी पड़ेगी। इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के प्रोसेस को आपने इम्प्रूव करना है, उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द टीचर्स, उसमें मॉडिफिकेशन लेके आनी है, तो आपको बताना पड़ेगा रिसर्च करके कि कहाँ कमी है और क्यों चाहिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्यों नहीं लेके आनी है इंट्रोड्यूस। एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लेके आने हैं, न्यू पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है जी। रिलेटेड टू द नीड्स, कि बच्चे की नीड्स क्या हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप रिसर्च करते हो। फाइंडिंग ऑफ द ट्रुथ, और एजुकेशन का रिसर्च किस काम आती है? ट्रुथ फाइंड करने के कि क्या एक्चुअल में ये सच है, ठीक है। कंसेप्ट, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, कि न्यू कंसेप्ट्स लेके आने, न्यू थ्योरीज एंड न्यू प्रिंसिपल्स जिस पे वो बेस्ड होते हैं, ये भी क्या है? सारा रिसर्च वर्क है, ठीक है जी। अब ए पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने क्या पढ़ा? कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, प्रिंसिपल्स क्या थे एजुकेशन के, एंड assumptions ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन। इसके साथ हमारा ए पार्ट खत्म हो गया यूनिट 1 का। अब आते हैं बी पार्ट पे, यूनिट 1 के। तो बी पार्ट में सिंपल सा एक टॉपिक है, एम्स ऑफ एजुकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल वैल्यूज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी नेशनल वैल्यूज़ हैं जो हमने बच्चे में लेके आनी है थ्रू एजुकेशन, ठीक है। तो ये सारा है, और ये मत समझना कि मैं शॉर्ट में लिख के लेके आई हूँ, तो ऐसा नहीं लिखना पेपर में टॉपिक यही चलेगा, बट 14 मार्क्स का आपने क्या करना है? उसको बनाना है नीचे अपने व्यूज़ लिख के। ये मेन टॉपिक्स हैं जो आपको लेने हैं, ठीक है जी। एक नंबर 1 नंबर 2 टॉपिक लेके और नीचे आपने जो अपना लिखना है वो आप लिख सकते हो, जो आपके व्यू पॉइंट्स हैं, बट पॉइंट्स यही चलेंगे। तो पहला, कल्टिवेशन ऑफ द मॉरल वैल्यूज़, कि बच्चे में मॉरल वैल्यूज़ कल्टिवेट हों, फॉर रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, ह्यूमैनिटी, हॉनेस्टी, ये सब चीज़ें। सोशल वैल्यूज़ कल्टिवेट हों, सोसाइटी में कैसे रहते हैं, सोसाइटी में कैसे मैनेज करना है, टॉलरेंस पावर भी होनी चाहिए। ये क्या है? सोशल वैल्यूज़ एक बच्चे में लेके आ सकती है एजुकेशन। ट्रेडिशनल वैल्यूज़, बच्चे में ट्रेडिशनल वैल्यूज़ लेके आनी है, तो वो भी काम किसका? एजुकेशन का ही है। देन प्रमोशन ऑफ सोशलिज्म, प्रमोशन ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है, प्रमोशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, प्रमोशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, नेशनल इंटीग्रेशन, सारे इकट्ठे रहेंगे। कंजर्वेशन ऑफ द कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। और अगर आपने इसको ब्रीफ में पढ़ना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो और ब्रीफली इसको पढ़ सकते हो, जो आपने जैसा लिखना है, ठीक है।
अब इसके बाद यूनिट 2 का ए पार्ट जो है एपिस्टेमोलॉजी, यूनिट 2 का ए पार्ट, यूनिट 1 तो खत्म हो गया क्योंकि उसमें सारे 2 टॉपिक्स थे, ए और बी पार्ट था, वो हो गया। अब आते हैं एपिस्टेमोलॉजी की तरफ। एपिस्टेमोलॉजी एक्चुअल में क्या होता है, जब हम नॉलेज से डील करते हैं, बट नॉलेज कैसी, वो नॉलेज जो सच्ची हो, ट्रूथवर्दी हो, ठीक है जी, जिसमें सच हो और वो नॉलेज वैलिड हो। जैसे कि फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं कुछ, जैसे कि ये हो गया कि जो सन है ऑलवेज ईस्ट में राइज करता है, जो पानी है वो कलरलेस होता है, ये क्या है, ट्रूथ है, वैलिड है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो होती है एपिस्टेमोलॉजी, जो ऑलरेडी वैलिड है, जो ऑलरेडी सच है। ठीक है, तो एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, डील्स विद द नेचर, सोर्स, वैलिडिटी ऑफ द नॉलेज, और ये अराइज होता है किस क्वेश्चन से, ट्रूथ क्या है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये सच है। ये सारे क्वेश्चंस क्या है हमारे माइंड में आते हैं जब एपिस्टेमोलॉजी टॉपिक आता है, कि ये नॉलेज तो है, नेचर, सोर्स एंड वैलिडिटी ऑफ द नॉलेज, कि वो वैलिड है। अब सोर्सेज ऑफ नॉलेज, हमें नॉलेज मिलती कहाँ से है, ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं कि वो वैलिड है, कहाँ से हम नॉलेज लेके आएंगे। सोर्सेज, सेंसेस, हम जब किसी चीज़ को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ना हमें इस चीज़ की नॉलेज है, हमें पता है कि ये सच है, हमारे सामने है, हम देख सकते हैं उसको। सेंसेस से एग्जिस्टेंस, कि अगर वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो हमें उस चीज़ की नॉलेज है। जैसे कि भगवान की बात कर लो, गॉड है, फॉर मी इट एग्जिस्ट, बट किसी और का व्यू पॉइंट होगा कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है, उसको वैलिडेट करना है, वैलिड करना है कि हाँ क्या वो सच है। आप इस पर नॉलेज मतलब रिसर्च करोगे एक तरह से। टेस्टिमोनी, वो चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी टेस्टेड है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया न्यूटन का, ये टेस्टेड है, और हर एक चीज़ नीचे गिरती है ये भी पता है, तो ये ग्रेविटेशनल लॉ है जो न्यूटन का, ये भी क्या है, टेस्टेड है। टेस्टिमोनी होता है जो ऑलरेडी टेस्टेड होता है। एग्जिस्टेंस होती है कि क्या वो चीज़ है वहाँ पे। इंटुइशन, इंटुइशन आप सबको पता है क्या होता है, जब इंटुइशन का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने कुछ सोचा और मुझे कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ होने वाला है, और इन एक्चुअल वही चीज़ हो जाए, तो वो होता है इंटुइशन। हम कहते हैं ना, मुझे लग रहा था कि हाँ आप मेरे घर पे आने वाले हो, और सच में वो पर्सन मेरे घर में आ गया, और फिर मैं कहूँगी कि हाँ मेरा इंटुइशन सही था, मुझे सेंसेस से लग रहा था कि आज कोई आने वाला है, ऐसा कुछ होती है इंटुइशन। बट एक्चुअल में जो इंटुइशन वाला होता है वो वैलिड कभी होता ही नहीं है। ठीक है, ट्रेडिशंस, वही है कि जैसे हल्दी सेरेमनी हो गई, ठीक है, आप हल्दी लगाते हो, ये भी हमारा क्या है, ट्रेडिशन है, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि हम हल्दी ही क्यों लगाते हैं, तो ये क्या है, ट्रेडिशन है, सोर्स ऑफ नॉलेज है। अथॉरिटी एज अ पार्ट ऑफ ट्रूथ, भगवत गीता हो गई, गुरु ग्रंथ साहब हो गए, हम उनके पाथ पर चलते हैं, जो हमें उससे नॉलेज मिलती है और वो नॉलेज वैलिड भी है। देन रीजनिंग, हम रीज़न आउट करते हैं कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, क्यों होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग, तो ये क्या है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। नॉलेज कितनी तरह की होती है, नॉलेज 3 तरह की होती है, पोस्टीरियर, एक्सपेरिमेंटल, प्रियोरी। पोस्टीरियर वो होती है जो हमें हमारे एक्सपीरियंस से नॉलेज मिली होती है, उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर नॉलेज। एक्सपेरिमेंटल होता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं घर पे कुकिंग कर रही हूँ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, एक तरह से मुझे नहीं आती कुकिंग, तो मैंने क्या किया, कुकिंग करने की मतलब ट्राई कर रही हूँ, और मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, और मुझे क्या है, अगर मेरा अच्छा बना तो वेल एंड गुड है, अगर अच्छा नहीं बना तो मुझे एक नॉलेज मिल जाएगी एक्सपेरिमेंट से। प्रियोरी होती है जो पहले से ही मुझे नॉलेज है, मुझे पता है कि डॉग एक एनिमल है, बट एक्चुअल में मैं कभी डॉग के सामने गई नहीं, ना मैंने अभी कभी डॉग देखा है, तो वो नॉलेज है कि मुझे पता है कि डॉग एक एनिमल है। ठीक है, तो ये क्या 3 तरह की नॉलेज है। नाउ कम द मैथड ऑफ नॉलेज, नॉलेज के भी मैथड्स होते हैं। पहले है स्केप्टिमिज्म। स्केप्टिमिज्म मतलब हमेशा डाउटफुल रहना, कि जैसे एरोप्लेन है, दूर से कितना छोटा लगता है, बट जैसे ही पास आता है वो क्या है, बहुत बड़ा लगता है, तो डाउटफुल हो आप उस चीज़ को लेकर। रैशनलिज्म, कि रैशनल मतलब कहने का कि जो बच्चे को ज़्यादा डाउट होते हैं तो वही बच्चा क्या है, ज़्यादा ब्राइट निकलता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इम्पीरियलिज्म मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ये मैथड है नॉलेज का, जब आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। लॉजिकल पॉजिटिविज्म, कि आप हर चीज़ में क्या है, लॉजिक लगा रहे हो, पॉजिटिव लॉजिक लगा रहे हो। देन रिलेशनल पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रिलेशन हो 2 चीज़ों के बीच में, ये भी क्या है, एक मेथड ऑफ नॉलेज है। अगर आपने नॉलेज गेन करनी है तो 2 चीज़ों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए।
नाउ कम्स थ्योरीज ऑफ नॉलेज। नॉलेज की थ्योरीज होती हैं कॉरेस्पॉन्डेंस, कोहेरेंस, प्रैग्मेटिक, इंट्यूशन एंड अथॉरिटी एज अ पार्ट ऑफ नॉलेज। अथॉरिटी एज अ पार्ट ऑफ नॉलेज हमने कर लिया, इंट्यूटिव थ्योरी, इंट्यूशन हमने कर लिया। तो कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी पे आते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी इन शॉर्ट क्या होती है? कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी का मतलब कि जो आप कर रहे हो और जो आप कह रहे हो क्या वो दोनों मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं कंप्यूटर टाइप कर रहा हूँ, किसी का फ़ोन आया, मैंने बोला मैं तो कंप्यूटर टाइपिंग कर रहा हूँ, बट क्या एक्चुअल में मैं कर रही हूँ? ठीक है, तो ये होती है कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी कि कहनी और करनी में सेम होना चाहिए। कोहेरेंस थ्योरी पे आते हैं। कोहेरेंस थ्योरी होता है जो मैं बिलीव करती हूँ क्या वो सामने वाला भी वही बिलीव करता है। मैं कहती हूँ गॉड एग्जिस्ट करता है, क्या सामने वाला भी बिलीव करता है? ठीक है, वो होती है कोहेरेंस थ्योरी कि दोनों की बिलीव्स मिलने चाहिए। देन प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक होता है कि आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ए पार्ट कंप्लीट हो गया इसके साथ। अब बी पार्ट पे आते हैं जिसका नाम है एक्सियोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी किया, नॉलेज से रिलेटेड था कि वो वैलिड थी या नहीं थी, उसके मेथड्स किए, सोर्सेज किए। आते हैं एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी होता है वैल्यूज़। एक्सियोलॉजी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है जी, एक्सियोस जिसका मतलब है वैल्यूज़ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, दैट इज स्टडी ऑफ वैल्यूज़। जब आप वैल्यू स्टडी करते हो, किसी भी तरह की वैल्यू हो सकती है, आगे हम पढ़ेंगे। तो दो तरह की ब्रांचेस होती हैं एक्सियोलॉजी की, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स होते हैं कि अब आप प्रिंसिपल सीख रहे हो, कंडक्ट सीख रहे हो कि कैसे मुझे बिहेव करना चाहिए सबके साथ। ठीक है, एस्थेटिक्स होता है जब आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हो कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा सुंदर है। हम कहते हैं ना कोई न्यू ड्रेस लेके आया, बताओ मेरी ड्रेस कैसी है, तो वो हमें अप्रिशिएट करता है कि तेरी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। ठीक है, वो होती है अप्रिसिएशन करना, एस्थेटिक्स। देन सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो वैल्यूज़ का मीन होता है हैव थिंग्स और द ऑब्जेक्ट हैविंग वर्थ, जिसकी कोई कीमत हो उसको ही हम वैल्यूज़ कहेंगे। ठीक है, एक्सियोलॉजिकल इश्यूज बहुत सारे हैं, जैसे कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो गया, ड्रग एब्यूज़ हो गया, ये क्या है? एक्सियोलॉजिकल इश्यूज हैं, देखने को मिलते हैं वैल्यूज़ में। बट इनको कौन सही कर सकता है? एजुकेशन कर सकता है। तो एजुकेशन कैन ओनली इनकलकेट दीज वैल्यूज़ इन द चिल्ड्रंस। एजुकेशन ही वैल्यूज़ लेके आ सकता है, हेल्प देम फॉर देयर फ्यूचर एंड ट्रांसमिट द वैल्यूज़ फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये काम कौन कर सकता है? एजुकेशन कर सकता है। अब वैल्यूज़ कितनी तरह की होती हैं? 4 तरह से, सोशल एंड कल्चरल, मॉरल वैल्यूज़, नेशनल वैल्यूज़ एंड सेक्युलर वैल्यूज़। ठीक है जी, एक एक पढ़ते हैं। पहले सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ की जब बात आई तो कौन सी वैल्यूज़ इनकलकेट करनी है एजुकेशन ने? सोशल मतलब सोसाइटी में रह रहे हो, कल्चर में रह रहे हो, तो ब्रदरहुड, ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस, ह्यूमैनिटी एंड टॉलरेंस, पावर। फिर आती है मॉरल वैल्यूज़, कौन कौन सी होनी चाहिए पर्सन में? गुड करेक्टर होना चाहिए उसका, ऑनेस्टी, पीस, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन, ह्यूमैनिटी एंड शेयरिंग। फिर आते हैं नेशनल वैल्यूज़ की तरफ कि हमारे देश को लेकर, नेशन को लेकर क्या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए बच्चे में। यूनिटी होनी चाहिए सब में, एलिमिनेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कास्ट। ठीक है, इक्विटी होनी चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर द फ्रीडम फाइटर्स होनी चाहिए। और सेक्युलर वैल्यूज़ मतलब अपने धर्म को लेकर क्या 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 वैल्यूज़ होनी चाहिए आप में? रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, ह्यूमैनिटी, इंसानियत एंड इक्वालिटी, एंड और रिलीजन एक प्लेस पे ही कंटिन्यू करनी चाहिए। ठीक है जी, इससे हमारी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आते हैं 3rd यूनिट की तरफ। 3rd यूनिट का ए पार्ट, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो ये क्या होती है? स्टडी होती है सोशल रिलेशनशिप की, और जो एजुकेशन है और सोसाइटी है दोनों कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उसको बोलते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन से हम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। एजुकेशन सोशियोलॉजी इज द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी एंड डील विद इट्स प्रॉब्लम्स। तो स्कोप क्या है सोशियोलॉजी का? किस काम आती है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन? कि ये कंसर्न्ड होती है सोसाइटी के साथ, कल्चर के साथ, कम्युनिटी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ और उसके स्टेटस के साथ। देन ये स्टडी करती है अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। इट स्टडीज़ द रोल ऑफ द स्कूल इन सोशलाइजेशन, कि स्कूल कैसे बच्चे की सोशलाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं। इट डेवलप्स द वे टू डेवलप द नेशनल यूनिटी, कैसे हम एक साथ रह सकते हैं। प्रमोट रिसर्च स्टडीज़ एंड हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, हेल्प टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फैमिली
एंड स्कूल ऑन द स्टूडेंट्स। तो ये 3 तरह के इसके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, फंक्शनिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरैक्शनिस्ट। फंक्शनिस्ट क्या होता है, जब एक टीचर बच्चे को प्रिपेयर करता है सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए, कि जैसे ही वो सोसाइटी में एंटर करने लगता है उसको स्कूल में सिखाया जाता है कि तुझे सोसाइटी में जाके कैसे रहना है, रहना सहना जब सिखाते ना, उसको फंक्शनिस्ट बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं सोसाइटी में, सोसाइटी में नहीं, जब क्लास में जैसे टीचर है कोई पढ़ा रहा है तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करेगा लोअर क्लास और अपर क्लास के लोग बच्चों में, तो उससे क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। इंटरैक्शनिस्ट की जो एक टीचर है फिर बच्चे को सिखाएगा कि कैसे उसको सोसाइटी में ये कॉन्फ्लिक्ट से डील करना है और कैसे इंटरैक्ट करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा टॉपिक था। फिर बी पार्ट आते हैं इस पे। बी पार्ट क्या है, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इन सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। कि सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन है जो, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में। पहला, अनड्यू इंपॉर्टेंस दी जाती है एग्जाम्स को। ठीक है, और ये सारा टॉपिक का मैंने एक वीडियो बना रखी है विद फुल एक्सप्लेनेशन, नोट्स के साथ, पूरी आपको डिटेल में मिल जाएगा, वो आप जाके देख सकते हो। लैक ऑफ अनट्रेन टीचर्स नहीं सही है। ठीक है, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे इतना फोकस नहीं करते, लेस इंपॉर्टेंस दी जाती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है, करिकुलर एक्टिविटीज़ का कोई रोल नहीं है, हाई पुपल टीचर रेशियो है, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मॉरल वैल्यूज़ बहुत कम है, एंड पेरेंट्स का एटीट्यूड भी डिपेंड करता है। ठीक है जी, कई बार पेरेंट्स ध्यान नहीं देते अपने बच्चों पे, प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाती बच्चों को, और हेल्थ और न्यूट्रिशन इग्नोरेंस, मिड डे मील भी सही से नहीं मिलता है। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में। फिर सी पार्ट पे आते हैं, सोशल चेंज की बात हुई है, वो चेंजेस जो सोसाइटी में होते ही हैं। ठीक है, और ये सोसाइटी में मे बी बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्लाइमेट, कल्चर, गवर्नेंस की वजह से जो चेंजेस आते हैं उसको हम सोशल चेंजेस बोलते हैं। फीचर्स क्या है, सोशल चेंज जो होता है हमेशा यूनिवर्सल होता है, सबके लिए सेम होता है, कॉन्टिन्यू है, रोज़ ना रोज़ कोई ना चेंजेस होते ही हैं। ठीक है, डेली के चेंजेस देखने को मिलते हैं। इंडिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंड नहीं करती किसी चीज़ पे। फोर्सेस है, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों ही रोल प्ले करते हैं क्या इसमें चेंजेस में। ठीक है, वेरिएशन वेरी करता रहता है, और प्लान्ड एज अनप्लान्ड। कई बार हम प्लान करते हैं कि हमने ये चेंजेस करने हैं सोसाइटी में, कई बार अनविलिंगली ही वही चीज़ें फिर से चेंज हो जाती हैं। मॉडर्नाइजेशन आ गई है सोसाइटी में, सोसाइटी मॉडर्न बन गई है। पॉलिटिकल चेंजेस, रोज़ गवर्नमेंट चेंज हो रही है, इकोनॉमिक में चेंजेस, ट्रेड इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में चेंजेस आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन में चेंजेस आ रहे हैं, मॉरल चेंजेस आ रहे हैं, रिलीजियस चेंजेस एंड टेक्नोलॉजी में तो चेंज आ ही रहे हैं डेली के डेली। और कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर्स जोग्राफिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, वॉर्स वगैरह हो रही हैं, एजुकेशनल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ये सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ये सिर्फ मैं आपके लिए एग्जाम्स के लिए एक क्विक रिविजन लेके आ रही थी ताकि आपको पता लग जाए। देन एजुकेशन एज अ एजेंसी ऑफ सोशल चेंज, एजुकेशन कैसे सोशल चेंज लेके आ सकता है। तो एजुकेशन हमें सबको पता है बैरियर्स रिमूव करेगा, आपको एक अच्छा सिटीजन बनाएगा, आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, सुपरस्टिशियस बिलीफ कम करेगा और आप में वैल्यूज़ लेके आएगा, इलिटरेसी ख़त्म करेगा, लीडर्स बनाएगा आपको एक दिन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड करके, और प्रोग्रेस लेके आएगा सोसाइटी में। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है एक टीचर का। टीचर का क्या रोल होता है, टीचर है जो बच्चे में मोटिवेशन लेके आता है, उसको बताएगा उसको फ्री टाइम को कैसे अच्छा करना है, फ्री टाइम में क्या करे वो, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पीपल सेंटर्ड, क्रिएशन ऑफ यूजफुल सिटीजन, ऑब्स्टैकल्स रिमूव करती है एक टीचर, सेकुलर एटीट्यूड लेके आती है बच्चे में, उसको सजेस्ट करती है चेंजेस के अकॉर्डिंग, मॉडल ऑफ मॉडर्निटी, मतलब खुद अगर टीचर क्या है मॉडल के अकॉर्डिंग चलेगा, मॉडर्न सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलेगा, उसमें भी वो वैल्यूज़ होंगी तभी वो बच्चे को सिखा पाएगी। देन यूज़ ऑफ द आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी है। अब आते हैं लास्ट यूनिट की तरफ जिसका नाम है इक्विटी एंड इक्वालिटी ऑफ द एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, कि कैसे हमें हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है,
इसके बाद स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी आ जाएगी, जो अभी मैंने वीडियो डाली थी, तो आप उसको तो सारा वहीं से देख सकते हो इससे प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। इक्विटी होता है सबके साथ फेयर रहना, इम्पार्शियल रहना, ठीक है जी, सबके साथ फेयर रहना, सबको बराबर चीज़ देनी। और इक्वालिटी होता है सबको अपॉर्चुनिटी देनी, ताकि वो क्या है, डेवलप कर सके अपनी पर्सनालिटी को। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन तो सबका राइट है, ठीक है जी, सबका बर्थ राइट है और सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है, इक्वल चांस मिलना चाहिए, कास्ट और क्रीड को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, ताकि सभी क्या है, इक्वल इनकम और स्टेटस मिले उनको। फिर नीड क्या है, क्यों ज़रूरत है, सोशल जस्टिस के लिए, ताकि सबके साथ जस्टिस हो, एनरिच द होल सोसाइटी, नेशन एडवांस्ड हो और डेवलप हो हर एक का नेचुरल टैलेंट, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो। उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, क्यों नहीं आ रही इक्वलाइजेशन, क्योंकि अनट्रेन टीचर्स है, फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, करिकुलम ख़राब है हमारा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कोई प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है लैब्स वगैरह में, कोई प्रॉपर बिल्डिंग्स नहीं है। और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, प्रॉपर फैसिलिटी दे के, अच्छा करिकुलम बना के, ट्यूशन फीस को कम करके, टीचर्स को ट्रेंड करके, एजुकेशन देनी ट्राइबल पीपल्स को और स्कॉलरशिप्स दे के, ठीक है। देन कम स्पेशल एजुकेशन टू द डिसेबल्ड की बात आई है तो उसको स्पेशल एजुकेशन देनी, बहुत सारी पॉलिसीज़ भी आई, आरटी हो गया, एनपी हो गया, मिड डे मील चलाई गई, इसमें हर एक को अपॉर्चुनिटी दी गई, एससी है, एसटी है, सबको क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और मोबिलिटी तो अभी मैंने वीडियो डाली है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्ट्रेटिफिकेशन होता है जब हम लोगों को रैंक करते हैं उनके पैसे के अकॉर्डिंग, उनके पावर के अकॉर्डिंग, उनकी वेल्थ के अकॉर्डिंग। और जहाँ तक आती है मोबिलिटी, मतलब पहले हमारा सोशल स्टेटस क्या था और अब हम क्या हैं, डिपेंड करता है, उसको कहते हैं मोबिलिटी, मतलब चेंजेस आते हैं जो स्टेटस और ऑक्यूपेशन में। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एक दिन पहले भी आप ये रिवाइज कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दैन प्लीज़ डोंट लाइक टू forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.